गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पी कुमार चक्रवर्ती आप सबको क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन जो आपको पढ़ाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन में। देखो, प्रकाश का प्रवर्तन में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है पीडीएफ, जो ये हमारे द्वारा लिखाया गया पीडीएफ है। तो ध्यान देना, प्रकाश का प्रवर्तन। देखो, प्रकाश पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश क्या होता है। देखो, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश स्वयं में नहीं दिखता है, लेकिन इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और ये जहाँ से भी प्रकाश निकलता है, मतलब कि जहाँ से भी प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है। प्रकाश स्रोत को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, यदि प्राकृतिक वस्तुओं से प्रकाश निकलता है। किससे, यदि प्राकृतिक वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होता है, यदि कृत्रिम वस्तुओं से प्रकाश निकले, कहाँ से निकले, कृत्रिम वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उसे हम कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे हो गया विद्युत बल्ब, आप लोग देख सकते हैं, मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या हो गए, ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत होते हैं जो कि मानव निर्मित द्वारा हैं। ठीक है, और प्रकाश निकलने के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकाश निकलने के आधार पर हम वस्तुओं को दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लूमिनस थिंग्स। क्या कहते हैं, लूमिनस थिंग्स। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों। ठीक, तो जैसे सूर्य हो गया, देखो सूर्य क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत विद्युत बल्ब हो गया, तारा हो गया, और मोमबत्ती हो गया, टार्च हो गया, क्या हो गया, टार्च हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये है टार्च, ठीक है, इसमें गलत लिखा है। तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, टार्च, ये सब क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले वस्तुएं होती हैं। ठीक, तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, या इसको दीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। अगर स्वयं में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहती हैं। तो चमक, ये होता कैसे फिर है, तो ये क्या करती हैं, दूसरे जो दीप्त वस्तुएं होती हैं उनसे प्रकाश ग्रहण करके, उनसे प्रवर्तित करके, प्रकाश ग्रहण करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको चारों दिशाओं में फैला देता है, मतलब कि उससे प्रकाशित होता है, ये कह सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो अदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा क्या होता है, सूर्य से चमकता है। तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, किसी और प्रकाश से चमकता है, दीप्त वस्तुओं से। कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में चलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपका कमरा ऐसे है, आपने प्रकाश यहाँ बाहर जलाया है तो खिड़की से होकर आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर खिड़की सामने लाइट जल रहा होगा तभी अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर यहाँ जलाया है तो अंदर नहीं आएगा। तो मतलब इसका मतलब कहने मतलब ये है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश निर्वात से भी आता है। ठीक है, मतलब कि बहुत दूर से आता है, अनंत से चला जाता है प्रकाश। ठीक है, जैसे सूरज हो गया, सूरज से प्रकाश चल रहा है तो भाई उसके बीच में बहुत सारे ऐसे स्थान होता है जहाँ पर वायु पाया नहीं जाता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता ही नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराता है तो उसका परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है उसका? अगर चिकने तल पर टकराएगा तो क्या हो जाएगा? उसका परावर्तन हो जाता है। और हम लोग देखते हैं कि यदि यदि यही प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम में जाएं, तो अगर पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। और इसका जो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब और ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रकाश के गुण लिखिए, ठीक है। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट में हम लोग क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे। किस में याद रखेंगे? इम्पॉर्टेंट में, ठीक। तो सब याद रहना चाहिए, कम से कम 5 पॉइंट ज़रूर ही याद रहना चाहिए। तो लगभग 9-10 पॉइंट जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें और भी देख सकते हैं, इसका दृश्य तरंग की जो लगभग में मान होता है, कहीं कहीं तुम्हें दिखता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं मतलब कि माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जिनसे प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, प्रकाश किरणें जिनसे होकर जाती हैं। प्रकाश किरणें जिनसे होकर जाती हैं उन्हें बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। ये प्रकाशिक माध्यम जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और अल्पपारदर्शी माध्यम, ठीक है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश की किरणें आर पार जा सकती हों। अगर किरणें आर पार जा सकती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, जल हो गया आदि, ये सब क्या होते हैं? पारदर्शी माध्यम होते हैं। अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? ऐसा माध्यम जिनमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं जा सकती हैं, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या होते हैं? अपारदर्शी माध्यम होते हैं। पारभाषक या अल्पपारदर्शी। पारभाषक क्या होता है? कि जिनमें किरणें आंशिक रूप से आर पार जा सकती हों, मतलब कि थोड़ी मात्रा में, अगर थोड़ी मात्रा में आर पार जा सकती होंगी तो उसे हम बोलेंगे अल्प पारदर्शी माध्यम। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, और क्या हो गया? तेल लगा हुआ कागज़ हो गया, ये सब क्या होते हैं? अल्प पारदर्शी माध्यम होते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि भाई किरणें आर पार थोड़ी मात्रा में जाती हों। अगर थोड़ी मात्रा में जाती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं प्रकाशिक किरणें। प्रकाशिक किरणें क्या होती हैं? यदि पारदर्शी माध्यम में कोई किरण जा रहा है, तो पारदर्शी माध्यम में अगर कोई किरण ले जा रहा है तो वह जिस पथ से जा रहा होगा उस पथ को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक किरणें। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक किरणें बोलते हैं। जैसे क्या है कि कोई अगर पारदर्शी माध्यम है, किरणें उसमें आ रहा है, तो जिस पथ से वो किरणें उसमें जा रहा उसी पथ को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक किरणें बोलते हैं। अब यही प्रकाशिक किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक किरण पुंज बोलते हैं। ऑप्टिकल बीम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाशिक किरण पुंज क्या होता है? कि किरणों के समूह को, कई प्रकाशिक किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाशिक किरण पुंज जो होता है ये कई तरीके से होगा, मतलब कि कहने मतलब 3 तरीके से होगा। जो पहला होगा समांतर किरण पुंज होगा। समांतर किरण पुंज क्या होता है? कि जब प्रकाश की किरणें एक समांतर होकर चलती हैं, अगर एक समांतर होकर देखो सब चल रही हैं, अगर एक समांतर होकर चल रही हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जैसे अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब कई प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल रही हों। भाई अगर एक बिंदु से निकल रही होंगी तो उसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। देखो अप मतलब होता है ऊपर, अप मतलब क्या होता है? ऊपर। अगर बिंदु से ऊपर की ओर तीर लगा होगा तो समझ जाना है कि अपसारी होगा। अगर बिंदु से नीचे की तरफ या बिंदु की ओर तीर लगा होगा तो समझ जाना कि अभिसारी किरण पुंज होगा। कैसा किरण पुंज होगा? अभिसारी किरण पुंज होगा। इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि एक बिंदु पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। सभी जगह देखो एक बिंदु पर क्या कर रही हैं? ये सभी किरणें आकर मिल रही हों या मिलती हुई प्रतीत भी हो रहा होगा, तभी उसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखो अब प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि देखते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें
किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, और ऐसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि जब प्रकाश की किरणें किस पर हों, किसी चमकदार या चिकने सतह पर पड़ती हों। अगर चमकदार सतह हो या चिकने सतह पर क्या होंगी, पड़ेंगी, तब क्या होगा कि किरणें टकरा कर, देखो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में फिर से वापस लौट गई, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ध्यान रखना है, पेपर में ये भी आता है कि प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके संबंध चित्र बनाइए। तो चित्र भी देख लेना है। तो भाई आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये गलत लिखा इसने, आपतित किरण बोलेंगे, और यहाँ से प्रवर्तित होने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। इसको बोलेंगे आपतित किरण, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये आ रहा होगा उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। और ये जो सतह है, इस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? चमकदार सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चमकदार सतह बोलते हैं। आगे ध्यान देना। अच्छा, ये आपतन बिंदु पर अगर हम लोग लंब डाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलेंगे। ठीक है। आगे ध्यान देना, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित प्रकाश परावर्तन और एक होता है अनियमित प्रकाश परावर्तन। नियमित क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरणें क्या होती हों, रेगुलर, मतलब कि समतल सतह से टकरा रही हों। यदि प्रकाश का परावर्तन कैसा हो रहा है? समतल सतह से। समतल सतह मतलब होने मतलब ये है कि अगर प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं तो परावर्तन भी कैसा होगा? समांतर ही होगा। अगर ऐसा परावर्तन हो रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं नियमित प्रकाश परावर्तन। अगर समतल नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं अनियमित प्रकाश परावर्तन। अनियमित प्रकाश परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जो सतह होता है वो खुरदुरा होता है। जब खुरदुरा होता है तो जैसे मान लो यहाँ पर पड़ा तो टकरा कर फिर उधर चला गया, टकरा के मान लो यहाँ पहुँचा तो ऐसे चला गया। तो होगा क्या इसमें? आ तो इधर से रहा था, तो समांतर आ रहा था, लेकिन कैसा गया ये बिखर गए। अगर बिखरता हुआ दिखेगा तुम्हें तो कैसा होगा? अनियमित प्रकाश परावर्तन होता है। देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। देखो प्रकाश परावर्तन के जो दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कर लेना है? सबको हाईलाइट कर लेना है कि ये आएगा ही आएगा। तो ध्यान देना, इसमें दो नियम होता है। दो नियम होने से पहले हम लोग देखते हैं जो किरणें हैं, मतलब कि जो चित्र है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो ये बना हुआ है इसका क्या मतलब है और कैसा है। ठीक है। तो ध्यान देना, तो इसमें क्या है? देखो एक समतल सतह है, फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ क्या किया गया है? कलई किया गया है। क्या किया गया है? कलई किया गया है। इसको कलई बोलते हैं, और हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिश किया हुआ सतह है ये। कैसा सतह है? पॉलिश किया हुआ सतह है। तो इसको हम लोग पॉलिश किए हुए हैं, और ये समतल सतह है। तो आगे ध्यान देना, हम किसी भी सतह के लिए पढ़ सकते हैं, चाहे समतल हो चाहे खुरदुरा हो। प्रकाश का परावर्तन कभी भी नियम बदलता नहीं है, ये सभी के लिए लागू होगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। देखो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से प्रवर्तित होने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? जो प्रवर्तित हो रही हैं उसको बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण बोलेंगे। आगे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर जो बिंदु पर ये क्रिया हो रही होगी उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर अगर हम लोग लंब डाल देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब बोलेंगे। और यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा, मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा होगा, जो हमने यहाँ दिख रहा है आई लिखा हुआ है, ये आई जो होता है ये आपतन कोण होता है। और यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझे रहना। तो इसी पे पूरा बेस्ड है नियम हमारा। तो ध्यान देना थोड़ा सा। पहला नियम हमारा क्या है कि पहला नियम क्या है? ध्यान से सुनना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम ये है, आपतन कोण आई और आपतन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट।
देखो जिससे लिखा भी गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसा होता है? आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दर्पण। क्या पढ़ते हैं? दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। तो ध्यान देना, इसमें मिरर में क्या लिखा हुआ है? किसी कांच के एक तरफ, अगर हम कोई पारदर्शी कांच ले लें, कैसा ले लें? पारदर्शी कांच ले लें, उसको एक तरफ से पॉलिश कर दें तो वह कांच ही क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। और दर्पण जो बनता है उसमें कांच कैसा होना चाहिए? देखो पारदर्शी लिखा गया है ना, कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। और इसमें किसका हम लोग पॉलिश करते हैं? लेड ऑक्साइड का। किसका पॉलिश करते हैं? लेड ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं। तो ध्यान देना, दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण होता है 2 प्रकार का, और एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है कौन सा? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है, इसलिए हम लोग 2 दर्पण को कैटेगरी हमने किया है। तो पहला क्या है? हमारा समतल दर्पण है, और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण है। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के लिए पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? जब समतल कांच को एक तरफ से क्या करते हैं? पॉलिश कर दिया जाता है, तो वह समतल कांच ही समतल दर्पण बन जाता है। अगर वो समतल सतह हो, उसको हम क्या करें? पॉलिश कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। तो समतल दर्पण का गुण क्या होता है? ध्यान देना, इसका गुण क्या होता है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होता है? अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अच्छा, समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखा है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब से पूरा जैसा यहाँ बना हुआ है सेम टू सेम इसके अंदर बनता है। मतलब कि कैसा बनता है? ये आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होती है। तो देखा भी होगा आप लोगों ने कि आप जितना बड़ा होते हैं दर्पण में भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी, सीधा होता है। और हम लोग देखें समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा कहने मतलब ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो अगर दर्पण में देखेगा तो ये क्या होगा? इसका मान लो ये दाएं तरफ कान है, ये बाएं तरफ कान है, तो क्या होगा? इसका दर्पण में देखेगा तो इसका दायां वाला बायां लगेगा, बायां वाला दायां लगेगा। ये पार्श्व उल्टा कहलाता है। कैसा कहलाता है? पार्श्व उल्टा कहलाता है। तो इसमें पार्श्व उल्टा बनता है। और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव बराबर होते हैं, वस्तु के सदैव बराबर होते हैं। मतलब कि जो कैसा कैसा प्रतिबिंब होगा? सदैव वस्तु के बराबर होगा। और ये भी ध्यान रखना, जितनी दर्पण से जितना दूर पर वस्तु रखा होता है उतने ही दूर पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लो वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब भी अंदर 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब कि आपस में कितनी दूरी हो जाएगी? प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी 4 मीटर हो जाएंगी। कितनी मीटर हो जाएंगी? 4 मीटर हो जाएंगी। ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि मान लो यदि एक वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूरी पर बनेगा? तो हम क्या करेंगे? जितना दिया होगा उसका दोगुना कर देंगे। अगर दर्पण से पूछेगा, अगर दर्पण से दूरी पूछा तो उसमें हम जितना वस्तु से दर्पण की दूरी होगा उतना प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होता है। ठीक, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक व्यक्ति को अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कितना दर्पण लेना चाहिए? अपने हाइट का आधा प्रतिबिंब ले सकता है। कितना ले सकता है? अपने हाइट का आधा प्रतिबिंब ले सकता है वो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? चेहरा देखने में करते हैं भाई। इससे ज़्यादा इसका प्रयोग क्या होता है? चेहरा देखने में ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है? यदि किसी खोखले गोले के कांच को यदि किसी खोखले कांच के गोले को काटकर एक तरफ से पॉलिश कर दें तो यह खोखला मतलब कि यह कांच ही क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है।